नमस्कार खमागणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंकर जीएस राजपूत और आज हम आए हैं जयपुर के एससीजी हॉस्पिटल जो कि मानसरोवर में स्थित है। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं आप है जितेंद्र कुमार पहला जानी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर का मैं अनुभव की बात करूं तो सर का अनुभव लगभग 8 ईयर का है। तो आज हम किडनी कैंसर के बारे में बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि सर अपने अनुभव से हमसे साझा करें कि किडनी कैंसर क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और जितने भी डाउट्स हैं जो कि आज की डेट में रहते हैं वो सारे मैं सर से पूछूंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नमस्कार और बहुत नमस्कार साथियों, स्वागत। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए हमारे शरीर में जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसके दौरान कुछ मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बनते हैं। उन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से निकालने के लिए 2 छलनी भगवान ने हमें दी है। हर आदमी के पास वो 2 छलनी होती है जिन्हें हम किडनी कहते हैं और अमूमन सब लोगों में 2 किडनी होती है। इस किडनी के बेसिकली जो 3 पार्ट हैं वो हैं, एक तो किडनी जो छलनी है, उसके बाद आता है उसका ट्रैक्ट जो पेशाब को इकट्ठा करता है और एक थैली जो उसे हम ब्लैडर भी कहते हैं। इसमें कैंसर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो किडनी जो छलनी का कैंसर होता है जो मोस्ट कॉमन कैंसर है जिसे हम रीनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ये मोस्टली जो वयस्क लोग होते हैं 40 के बाद, ये आनुवंशिक भी हो सकता है और इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसको कैसे पकड़ सकते हैं। दूसरे तरह का कैंसर होता है जो कलेक्टिंग सिस्टम का कैंसर हम बोलते हैं, जो ट्यूब्यूल्स होती है उसका, जिसे हम लोग ट्रांजिशनल सेल कैंसर बोलते हैं। ये कनेक्टिंग ट्यूब में भी हो सकता है और ब्लैडर में भी हो सकता है। उसके अलावा तीसरा तरह का कैंसर होता है जो बहुत ही कम वयस्क बच्चों में होता है, वो होता है नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसे कि हम एम्ब्रियोनल टिश्यू का कैंसर मानते हैं। ये यंग बच्चों में होता है। तो वो जो कैंसर है जो ट्यूबल कलेक्टिंग सिस्टम का है वो मोस्टली अल्कोहल और स्मोकिंग रिलेटेड होता है, ओल्ड एज कैंसर, ओल्ड एज पेशेंट। इन सब के लक्षण के बारे में आगे बात करेंगे। तो सर जैसे आपने किडनी कैंसर के जो प्रकार बताएंगे और एक आम आदमी को कैसे पता चलता है या आपको भी सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कैसे पता चलता है कि ये किडनी कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मोटा मोटा मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज द सिम्टम ऑफ किडनी कैंसर। देखिए कैसा है कि कैंसर के सिम्टम्स को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होते हैं सिस्टमिक सिम्टम्स या जनरलाइज सिम्टम्स, जैसे कि किसी को भूख कम लगना, किसी का वजन कम होना, शरीर के किसी भाग में स्वेलिंग, जैसे किडनी कैंसर के केस में पेट में स्वेलिंग हो जाएगी, किसी भाग में लगातार दर्द होना, जैसे किडनी कैंसर में लगातार डल लेकिन पेन रहता है किडनी की साइड। उसके अलावा आते हैं लोकलाइजिंग सिम्टम, जैसे कई बार पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, कई बार पेशेंट को ब्लड आने लगता है पेशाब के रास्ते में, कई बार पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ये सब चीजें जो है आम आदमी को भी हो सकती है। आपको कोई भी छोटा सा सिम्टम हो, आपको किसी दुकान पे जाके दवाई नहीं लेनी है, आपको अपने पास में फिजिशियन को दिखाना है और अगर वो ठीक नहीं होते तो उपयुक्त तरीके से इलाज कराना है। मोटा मोटा कोई भी सिम्टम जो 15 दिन से ज्यादा है उसे इवैल्यूएशन की जरूरत है। इवैल्यूएशन हम आप बाद में बात करेंगे कि क्या क्या बेसिक इवैल्यूएशन है, क्या क्या आपको कराना है, किससे मिलना है। तो आप फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे इन सिम्टम के साथ, वो आपको बताएंगे क्या क्या करना है। जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम कैंसर के लिए ही हो। बेसिकली कि अगर जो सबसे अर्ली स्टेज के सिम्टम की बात करें कि भूख ना लगना और वो भी अगर 15 दिन तक कंटिन्यू चल रहा है तो एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपकी राय से। मतलब कहने का मतलब है कि स्वयं के डॉक्टर स्वयं ना बने। बिल्कुल सही, स्वयं के डॉक्टर स्वयं ना बने और अपने शरीर में जो भी दिक्कतें हैं उनको तुरंत किसी डॉक्टर के पास। हाँ, तो दोस्तों किडनी कैंसर में जो स्टार्टिंग सिम्टम है वो भूख ना लगने से होते हुए कि पेशाब में खून आने के साथ साथ में। तो सर जो किडनी कैंसर है बेसिकली मेन रीजन क्या है, किन किन कारणों से किडनी कैंसर होता है? देखिए जैसा मैंने बताया कि 3 तरह के किडनी कैंसर है। एक कैंसर जो आरसीसी जो कॉमनेस्ट है, लगभग 5% केसेस में ये जेनेटिक हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को 40 साल से कम उम्र में किडनी कैंसर है तो उन्हें अपना जेनेटिक स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और तो बहुत कम लोग केसेस में होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हमें कराना चाहिए अगर किसी 40 या 50 से कम उम्र में किडनी कैंसर हो, जिसे हम आरसीसी कहते हैं। दूसरा जो कारण है, जो कलेक्टिंग सिस्टम का कारण है, वो है डाई इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या जिनका कलरिंग से लेना देना है। बेसिकली जो एरोमेटेज जो है केमिकल्स हैं, जो केमिकल हम लोग पेंट में यूज करते हैं, एनिलिन डाई में यूज करते हैं, चाहे वो कपड़ा डाई करने के लिए हो, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री में हो, उनके यूजेस की वजह से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा जो स्मोकिंग और अल्कोहल है वो काफी सारे कैंसर के साथ साथ हमें जो किडनी का ट्रैक्ट है उसके कैंसर पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरा जो बच्चों वाला होने वाला कैंसर, उसके बहुत सारे कारण हैं लेकिन एक बार पिन पॉइंट करके हम नहीं बता सकते कि क्यों उसको वो कैंसर है। तो बेसिकली जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनसे लोग अक्सर डरते हैं, कहीं ना कहीं मानते भी ये कारण है। पर मैंने अभी आपसे जाना कि अगर किसी को 40 साल से कम उम्र है और उनमें किडनी कैंसर है
तो ये ना सोचे कि अक्सर लोगों की ऐसी थॉट रहती है कि यार किसी को कैंसर हुआ मतलब कुछ मे बी कि लक ऐसा है या बुरे कर्मों का नतीजा है। तो जेनेटिक पे जो हमने बात की कि जो 5% चांस रहते हैं, उसमें ये हम समझते हैं कि अगर 40 साल से किसी को है, 40 साल से कम वाले को, तो उनकी एक बार पूरी फैमिली को चेकअप की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट की जेनेटिक टेस्ट की जांच होती है, उसमें हम पेशेंट के जीन्स देखेंगे, उसके बाद बनेंगे। रही बात दूसरा जो पॉइंट आता है कैंसर का, लगभग 40% कैंसर ही ऐसे हैं जो स्मोकिंग अल्कोहल रिलेटेड है। इसका मतलब वो कम नहीं है क्योंकि वो यंग एजेस में होते हैं। उसके अलावा लगभग 5 से 10% कैंसर है जो आनुवंशिक है। बाकी 50% कैंसर, जैसा आपने बोला, अलग मेरे मानना है केमिकल एक्सपोजर जो हम लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसेस्ड फूड के जरिए। और उसके अलावा कैंसर जो आज से 10-15 साल पहले हम बात करते थे, बीमारी एजिंग की होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी कैंसर की रिस्क बढ़ती जाएगी। तो कैंसर एजिंग से सबसे कॉमनेस्ट है, लेकिन प्रिवेंटेबल कॉजेज में ये सब कॉजेज हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग, इन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जी, तो मतलब अगर जिसको है उनके जेनेटिक टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि और फैमिली में संभावनाएं है या नहीं। जी, क्योंकि उनमें वो जीन होगा तभी तो वो आगे पास ऑन कर पाएंगे। पिताजी की जायदाद में कुछ नहीं है तो बच्चे की जायदाद में क्या है। सही है। तो सर कैंसर जब हमको आप जैसे ट्रीटमेंट वगैरह के प्रोसेस वगैरह होते हैं तो आपको जब पता लग जाता है कि अब इनको कैंसर ऑलमोस्ट हो चुका है या पकड़ में आ चुके हैं, तो फिर उनके जो डायग्नोस किया जाता है तो वो किस तरह से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली पेशेंट हमने कंप्लेंट्स लेके आता है, उनको एलोबरेटली सुनते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जो यूरिन में होना बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। जैसे किसी को स्टोन हुआ, किसी को इन्फेक्शन हुआ तो भी लाल कलर का यूरिन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट से अच्छे से बात करनी होती है। उसके बाद हम उसको एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है हमको पेट में, कहीं गले में कोई गांठ तो फील नहीं हो रही, कोई हड्डी में कोई दर्द तो नहीं, ताकि हमें पता लगे कि कहीं फैल तो नहीं गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जांचों पे। तो जांचों को मोटा मोटा हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक जांचें होती है जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट जिसे हम कहते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट का मतलब है जहाँ पे हम केवल स्कैन्स करके देखते हैं कि कहीं शरीर में गांठ तो। जो सबसे कॉमन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो है अल्ट्रासाउंड, जो इजीली अवेलेबल है, फिजिशियन लिख सकता है। अल्ट्रासाउंड में किडनी कैंसर में गांठ मिल जाएगी, उसके बाद ब्लैडर में भी गांठ मिल सकती है या कोई रुकावट मिल सकती है। उनसे हमें पता लग जाता है कि कहीं पे कोई ना कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल दिक्कत है। दूसरी चीज आती है कुछ पेशाब के ऐसे टेस्ट है जैसे जहाँ पे हाई रिस्क हो जाता है। जैसे कुछ जो कंपनीज हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्क्रीनिंग कराती है, ब्लड प्रोटीन कुछ होते हैं यूरिन में, उनका टेस्ट कराती है। तीसरी चीज है हमें सीटी स्कैन करा के एग्जैक्टली स्टेटस पता करना होता है जब हमें गांठ पता लग जाती है। उसके अलावा पेट स्कैन है जो हमें पूरा विस्तार बताता है ऑपरेशन के पहले की बीमारी कहाँ का है। और कई बार हमें एमआरआई का सहायता लेना पड़ता है जो बताता है कि बीमारी कहीं किसी प्रोस्टेट के पास तो नहीं है या किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व तो नहीं है। ये तो हो गया स्क्रीनिंग मेथड, या बेसिकली हम बीमारी के एक्सटेंट को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ फैली हुई है। कंफर्मेशन के लिए कि वो बीमारी है कि नहीं है, या वो बीमारी है तो किस तरीके की है, कितनी एग्रेसिव है, उसके लिए हमें टुकड़े की जांच करनी पड़ती है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को एक लिमिटेड 4 सेंटीमीटर की गांठ है या कोई छोटी सी गांठ है जो किसी ऑर्गन में लिमिटेड है तो हम डायरेक्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं फैली हुई है तो हमें बायोप्सी करके भी कई बार पता लगाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि किडनी पेशेंट में हम लोग कुछ पेशेंट्स को केवल और केवल ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं, वो बात हम आगे करेंगे। उसके अलावा बायोप्सी के अलावा आजकल कुछ एनजीएस सीपीएस वाली जांचें आ गई जो जेनेटिक्स को एनालिसिस करती हैं। तो ये जांचें हमें बेहतर ट्रीटमेंट, पेशेंट की जान कितनी बच जाएगी, बीमारी का स्टेज क्या है, ये सब बताने के लिए जरूरी है, ताकि हम उन्हें बता पाए कि एस्टिमेटेड उनका कितना खर्चा आएगा, उनकी जान बचने की संभावना कितनी है या कितना अर्जेंट है ट्रीटमेंट। तो अल्ट्रासाउंड से जब हमको गांठ का पता लगता है वहीं से शुरुआत होती है बाकी सारे ट्रीटमेंट की जी। वहां से मतलब एक बार डायग्नोस किया जा सकता है कि ये गांठ पर्टिकुलर कैंसर की है या किसी और चीज की है जी। एक ट्रेंड अल्ट्रासाउंड वाला उसको बॉस्निक टाइप में डिवाइड करता है, सिस्ट 1 2 3 4 5। उसमें कैटेगरीज होती है कि कौन सा कितना चांसेस है कि कैंसर हो। कई बार ऐसा भी होता है जैसे अभी मेरे एक पेशेंट चल रहे हैं, उनको 1 सेंटीमीटर की गांठ पिछले 2 साल से चल रही है, तो हम अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ गांठों को हम लोग फॉलोअप में भी रख सकते हैं जिनका ग्रेड कम हो। तो गांठ ऐसा नहीं है जरूरी हो कि वो फैलने वाली ही हो, कई बार गांठ ऐसी भी हो सकती है जो ना भी फैले। तो इस केस में जो डॉक्टर्स कहते हैं अगर कि जो गांठ है और हमको पूरा पता करना है तो सब तरह के टेस्ट करवाने जरूरी है। बिल्कुल करवाने जरूरी है। वो डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट ट्यूमर बोर्ड बैठता है। बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट एक सामूहिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि जिस अंग का कैंसर हुआ है उसके एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। जैसे किडनी में हो गया तो किडनी का एक्सपर्ट चाहिए, यूरोलॉजिस्ट चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूक्लियर मेडिसिन वाला चाहिए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए। ये सब बैठ के उस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे वो डिसाइड करते हैं, जिसे हम ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम सप्ताह में 2 बार ट्यूमर बोर्ड संचालित करते हैं। सभी मेजर कैंसर सेंटर में आजकल ये प्रथा है और बेसिकली गाइडलाइंस भी कहती हैं कि सरकारी स्कीम में भी हमें ट्यूमर बोर्ड चलाना पड़ता है।
वो बेसिकली पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाता है बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। ऐसे अगर मैं ही एक पेशेंट देख रहा हूँ तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर बोर्ड पर देख रहा है तो बोर्ड उस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि पेशेंट के लिए क्या है। हाँ, तो जहाँ अवेयरनेस की बात आती है और अगर एक बार गांठ के ऊपर डॉक्टर ने कहा है कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखें, फिर भी जो पेशेंट है उनको जरूरी है कि वो भी फोर्स करे कि एक बार सारी जांचें की जाए। जो जांचें की जाएंगी वो करनी थी। जी जरूर। तो सर जब सारी जांचें हम कर लेते हैं और ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया कि कैंसर है, तो फिर जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक प्रॉपर? देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कुछ सिस्ट होती है जिन्हें हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, उनमें भी कुछ बिनाइन सिस्ट होते हैं जिनके लिए हमें केवल अल्ट्रासाउंड कराना है, वो भी 3 से 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराना है। केवल उन्हें रेगुलर फॉलोअप पे आना है, अपना बीपी चेक कराना है, यूरिन का टेस्ट कराना है, बेसिकली मेल मिलाप वाली बात है। जो दूसरा जो टेस्ट होता है उसमें कैंसर होता है, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन या बीमारी की साइज ऐसी होती है कि उसे हम ऑपरेट नहीं करना चाहते या ऑपरेट नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमें लोकलाइज अब्लेटिव थेरेपी की जरूरत होती है। यूजुअली 3-4 सेंटीमीटर से कम कैंसर को क्या करते हैं हम बेसिकली करंट देके सुखा देते हैं, तो पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, चीरे की जरूरत पड़ती है, एक छोटा सा खड्डा होता है उससे काम चल जाता है। इसके बाद अगर इससे बड़ी बीमारी हो तो कई बार हम क्या करते हैं 4 से 7 सेंटीमीटर के कैंसर को जो केवल किडनी में ही है या जो केवल ब्लैडर में ही है, उन कैंसर्स को हम केवल और केवल उसी किडनी के हिस्से को हटा पाते हैं या हटा सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेटिव सर्जरी कहते हैं या नेफ्रॉन स्पेडिंग सर्जरी कहते हैं, कि बाकी किडनी को हम बचा लें ताकि बाकी किडनी मरीज के आगे वाले समय के लिए काम करे और हम मरीज को बीमारी से मुक्त भी कर पाए। अगर हम किसी भी स्टेज 1, 2, 3 किडनी कैंसर को इलाज कर पाते हैं तो लगभग 50 से 60% पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के आराम से 5-10 साल निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया जो पेशेंट की डिजीज केवल किडनी में है या किडनी के आसपास लिम्फ नोड में है, उनमें ऑपरेशन का मेजर रोल है, लोकल थेरेपी का मेजर रोल है। जो पेशेंट स्टेज 3 के आसपास आ जाते हैं जिनमें हाई रिस्क डिजीज होती है, उनमें आजकल इम्यूनोथेरेपी भी हम देते हैं। ऑपरेशन के बाद हमने उनको इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन लगाया 1 साल तक, जिसके बाद हमने देखा है कि लगभग 70% पेशेंट है जो 5 साल 10 साल आराम से निकालते हैं। अब बात आती है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग क्योंकि अपने आप को नकार देते हैं, अपनी सेहत सबसे पीछे रखते हैं, वो पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, अपनी जो लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये सब प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो मैक्सिमम जो पेशेंट हमारे पास आ पा रहे हैं वो स्टेज 4 में आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेज 4 में भी आज की डेट में हम 3-4 साल तक आराम से निकाल सकते हैं विद ऑप्टिमल ट्रीटमेंट, विद जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो अमेरिका से भी हम दवाई इंपोर्ट करके लगवा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ पेशेंट है जो 10-10, 12-12, 13-13 साल तक चलते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट है, वो 13 साल से किडनी कैंसर का है और अभी भी इलाज ले रहा है, तो वो स्वस्थ है और 13 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है। तो इसके अलावा जो ब्लैडर कैंसर है उसमें रेडिएशन का भी रोल है, जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर पाते वहाँ पे हम रेडिएशन करते हैं। और उसके अलावा कहीं पे अगर कहीं बीमारी स्किन बोन में चली जाती है तो हम रेडिएशन के द्वारा उस हिस्से को दर्द मुक्त या फैलने से रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। सर अभी आपने एक चीज़ कही कि अक्सर पेशेंट थोड़ा सा किसी भी रीज़न से 4th स्टेज तक आने की बात करते हैं। वो मुझे भी लगता है कि कहावत भी है कि अक्सर व्यक्ति जब तक किसी बीमारी में गंभीर रूप से ना पड़ जाए तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो इसी के लिए जब हम अवेयरनेस पर बात कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिससे किडनी कैंसर का रिस्क कम हो, कि कुछ ऐसा शुरू से किया जाए, या अगर मैं आज मेरे व्यक्तिगत लिए भी जानना चाहूँ तो कुछ ऐसा कि एक आम आदमी को जो अपने दैनिक जीवन में करना ही चाहिए जिससे किडनी कैंसर का रिस्क भविष्य में ना हो? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन। जो प्रिवेंशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बेसिकली किसी भी क्रॉनिक डिजीज को, क्रॉनिक डिजीज का मतलब है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर। अभी कैंसर का नाम ज़्यादा इसलिए हो गया है या हम लोग इससे डर इसलिए ज़्यादा रहे हैं क्योंकि अब हम सुन रहे हैं कि लोगों को कैंसर हो रहा है। आज से अगर अपन 10-15 साल पहले जब हमने काम करना शुरू किया था तब हम देखते थे मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, ज़्यादा लोग बता भी नहीं पाते थे, मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की एज बढ़ती जा रही है, जैसे अगर मैं डेटा की बात करूं तो जैसे जैसे हम 60 क्रॉस करेंगे हर 10 में से एक आदमी को कैंसर होने का खतरा होगा। जैसे हमारी पॉपुलेशन 75 क्रॉस करेगी हर 25% लोगों को कैंसर होने का खतरा होगा। ये वेस्टर्न डेटा है और इंडिया में भी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी ताकि हम उसको और पीछे कर पाए। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल हमें सारी बीमारी से बचाएगी, ऐसा नहीं एक ही बीमारी से। तो उसमें सबसे पहला आता है कि हमारा जो खान पान, हमारे खान पान में आजकल क्या हो गया है कि हम लोग वेस्टर्न खान पान की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। दूसरा चीज है जो हमारा खान पान है उसमें फाइबर बहुत कम हो गया है। हम लोग सब्जी में छौंक ज्यादा लगा रहे हैं, सब्जी की क्वांटिटी कम हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जितना खाना आप वेट में खाते हैं, वजन में खाते हैं, उसका आधा हिस्सा या तो कोई सब्जी होनी चाहिए या कोई सलाद होना चाहिए या फ्रूट वेजिटेबल होना चाहिए। आधा हिस्सा ये कर लिया आपने,
25% हिस्सा, 25% हिस्सा में जो आपके बेसिकली ये आ गए, अनाज आ गए। अनाज आप कोई सा भी ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको 25% रखें। उसके बाद आ जाता है 10% हिस्सा। 10% हिस्सा जो एनर्जी का है वो फैट से मिलना चाहिए। फैट में भी क्या है कि आप घी यूज कर सकते हैं, लगभग 25% जितना फैट आप यूज करें उसमें गाय का या भैंस का जो भी घी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल जो है, तो ऑयल में प्रेफरेबली आता है सनफ्लावर ऑयल होता है, जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। ये दो ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है। आइडियली हमको इनको 1:1 के रेशियो में यूज करना है। इसके बाद आ जाता है कि प्रोटीन, तो हमें हमारी डाइट में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना है ताकि शरीर में जो जोड़ तोड़ हो रही है वो ढंग से बन पाए और हम इन चीजों से बच पाए। खान पान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन काल का, वो है एक्सरसाइज। तो कोई भी व्यक्ति अगर 45 मिनट सप्ताह में 6 दिन एक्सरसाइज करता है तो वो इन सब बीमारियों को 5-7 साल पीछे खींच सकता है। तो 45 मिनट एक्सरसाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मन करे हम वॉक पे निकले दोस्तों के साथ और गप्पे मार रहे हैं। उस एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपको 45 मिनट प्रॉपर शरीर की लिमिट्स को क्रॉस करना है। जैसे आप आज 2 किलोमीटर भाग पाते हैं 10 मिनट में, तो आप अगली बार 10 दिन बाद उसको 2.25 किलोमीटर करें। पसीना बहना चाहिए, शरीर को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। यूं नहीं कि हम बात करते करते, पॉलिटिक्स डिस्कस करते करते, क्रिकेट डिस्कस करते करते निकल जाएंगे, उस 45 मिनट का कोई फायदा नहीं। बॉडी कंफर्ट जोन में, बॉडी कंफर्ट जोन में रहती है। आप अपनी बॉडी को पुश नहीं कर पा रहे, फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं कर पा रहे। क्योंकि पहले क्या होता था, किसानी ज्यादा होती थी, सब लोग काम करते थे। आजकल तो हम साइकिल पे ही चले जाते हैं हर जगह, या साइकिल भी नहीं, गाड़ी में ही चले जाते हैं, पास में जाना 200 मीटर। तो वो शरीर की लिमिट्स कम हो रही है, तो उसकी वजह से शरीर में कैटाबॉलिज्म कम हो रही है, तो जो मेटाबॉलिक लोड है वो बहुत बढ़ रहा है। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दारू, अल्कोहल और इन जो व्यसन। ये जो व्यसन है जो हमारे, उन्हें हमें दूर करना पड़ेगा, जिससे नहीं करके हम हर साल इंडिया में कम से कम 4 से 6 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं, जो इनको हटाने से चले जाएगा। उसके बाद आता है कि जो सप्लीमेंट है या जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है उसे हम पूरा करें, मल्टीविटामिन की कमी है उसे हम पूरा करें। बेटर होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज से करें। जैसे विटामिन डी के लिए आप धूप में खड़े रहें, बाकी विटामिन के लिए आप हरी सब्जी खाएं, फल फ्रूट। इसके बाद आ जाता है चीज़ों को जल्दी पहचानना। जैसे हमारे शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाए, जिसे हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट को नहीं करके भी 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है हमारे पास आने या किसी भी डॉक्टर के पास जाने। तो हमें हमारे शरीर की सुननी पड़ेगी। हमारा शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी धरोहर है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम उन भौतिक सुविधाओं का तभी यूज कर पाएंगे जब हम इस शरीर को स्वस्थ करें। तो शरीर का ध्यान रखेंगे तो हम बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे और ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो बेसिक रीज़न में हमने सर से जाना कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि वो तो घर का खाना खा रहे हैं, पर घर का खाना बनाने से पहले आप थोड़ा सा उसका 25% उसको सैलेड के रूप में लें। फिर आप जो हरी सब्जियां अगर आप उनको पका के पूरा छौंक मसाले के साथ खाते हैं तो वो वेस्ट है एक तरह से। कम कर मतलब आप तो टेस्ट का ध्यान रखें तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। देखिए मोटा जितनी चपाती होनी चाहिए उतना क्वांटिटी में सब्जी होना चाहिए। आज के टाइम पे क्या बच्चे चपाती लगा टच करके खा रहे हैं, वो ग्रेवी फाइबर नहीं जा रहा बॉडी में। एंड नेक्स्ट चीज की एक्सरसाइज पे बहुत अच्छी बात की कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कहीं ये तो नहीं कि आप किसी भ्रम में हो कि हाँ हम सुबह जा रहे हैं, उठ रहे हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बॉडी को पूरा यूज करना है, बॉडी आपकी थकनी चाहिए। एंड उसके अलावा जो तीसरी चीज हमने सर से जानी कि अल्कोहल और जो आज का प्रचलन है स्मोकिंग, इन सब से दूर रहे, इनसे दूरी बनाए रखें। और सर बहुत बड़ा नंबर मैंने सुना 6-7 लाख लोगों को ईयरली 40% पेशेंट इंडिया में अभी 16 लाख पेशेंट हैं, 14 से 16 लाख हर साल कैंसर के नए आते हैं। उनमें से 40% पेशेंट, तो वही 4 से 6 लाख बैठे। ये चीज यूथ के अभी हाथ में है, अभी कंट्रोल में है, क्योंकि आज आपकी बॉडी साथ दे रही है, पर भविष्य में कैसा हो। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहला जानी। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि किडनी कैंसर क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, पता किस तरह से चलता है, ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। और जब वहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे भी सुनकर डर लगा। तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि जब भी कभी इस तरह की आपको लगे, छोटा सा भी सिम्टम हो, और मैं तो सबसे पहले सिम्टम की बात करूंगा कि अगर भूख नहीं लग रही और ये 15 दिन तक चल रहा है और उसके अलावा जो सिम्टम्स सर ने बताए, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। और अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आए तो जयपुर में मानसरोवर SCG हॉस्पिटल आप पधारें, और आप चाहें होम कंसल्टेंट लेना, अपनी बुकिंग करना, या एक तरह से सर से अपॉइंटमेंट लेके मिलना कि छोटे मोटे डाउट में भी सर हम कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9920743251।
तो दोस्तों इस नंबर पे कॉल करें और एक बार जानें। और सबसे बड़ी बात कि जो सर ने कहा अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। जो 3-4 चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की और सर ने हमको बताया, तो अपने लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।